पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला कुरम में पिछले कुछ दिनों में कबायली टेंशन्स, हमलों और फ़िरका वाराना झड़पों में अब तक 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सीज़फायर के बावजूद। पिछले हफ्ते जुमेरात को लोअर कुरम में उच्चत के मकाम पर 200 के करीब गाड़ियों के काफिले पर भारी फायरिंग हुई, जिसमें कम से कम 44 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए। इसके बाद हालात एस्केलेट हुए और कबाइल ने एक दूसरे के गांव पर हमले किए, जिनमें कम से कम 32 जानें गई, मुताद्दिद जख्मी हुए और दर्जनों को अगवा किया गया। घरों और दुकानों को आग लगाई गई और सैकड़ों को घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। अपर और लोअर कुरम के कबाइल के दरमियान कशीदगी नई नहीं, लेकिन अक्टूबर में होने वाले एक हमले के बाद ऐसा लगता है कि हमलों, तशद्दुद और हलाकतों का एक नया सिलसिला चल पड़ा है। इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन अगर आप सिर्फ मेन स्ट्रीम सियासत या मेन स्ट्रीम मीडिया को फॉलो करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि ये इशू, ये खबर आपकी नज़र से गुजरी तक ना हो, और अगर कहीं कवर हुई भी है तो शायद वैसे नहीं जैसे होनी चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में इस इलाके की सूरत हाल को समझने की कोशिश तो करेंगे ही, साथ ही दो अहम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। कुर्रम में तशद्दुद की इन रीसेंट वाक़यात में ऐसा क्या है जो इसे माजी से मुख्तलिफ बनाता है, और इस मसले से डील करने में हुकूमत की बज़ाहिर बेहसी और डिसइंटरेस्ट के पीछे आखिर क्या वजह है। 33 साल रेहान मोहम्मद का ताल्लुक लोअर कुरम से है और पेशे के एतबार से वो एक सहाफ़ी हैं। कॉन्वॉय पर फायरिंग के वाक़े के बाद 22 नवंबर की रात बगन में उनके इलाके पर भी हमला हुआ। पुरतशद्दुद झड़पों के बाद उन्हें अपने ख़ानदान वालों के साथ अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। हम खाना खा रहे थे, दस्तरखान पे सारे वालिदैन, बच्चे, हम सब बैठे थे, तो इस वक्त एक शोर सा शुरू हो गया। इसके अलावा फायरिंग शुरू हो गई, तो किसी ने बताया कि कोई लश्कर आई है और ख़तरा है। तो फायरिंग, शदीद फायरिंग थी, तो हर कोई यही कोशिश कर रहा था कि अपने बच्चों को निकाले। मैंने अपनी कज़न को कॉल की, करीबी हमारे एक और गांव है डाड कमर उछत मंदुरी, जो हमारे वहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं, उनको कॉल की कि जल्दी गाड़ी भेज दो ताकि ये बच्चों को निकालूं, क्योंकि ये डर रहे हैं। बगन लोअर कुरम का एक बड़ा कस्बा है जहां मुसल्लह अफराद ने हमला करके दुकानें, घर और सरकारी इमलाक को आग लगा दी थी। हुक्काम के मुताबिक इस हमले में कुल 317 घर और 200 से ज़्यादा दुकानें जलाई गईं। अभी हालात ये है कि बगन का पूरा बाजार जल गया है, राख हो गया है। बचाने की जो लोगों ने कोशिश की वो बचा दी, और मर्द हजरात वापस चले गए। जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, वो दूसरे इलाकों को चले गए, ज़िला हंगू या पेशावर शिफ्ट हो चुके हैं। जिस तरह मैं भी यहाँ पेशावर कल आया हूँ और यहाँ पे अपने लिए घर ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे अपनी नई ज़िंदगी शुरू करूँ। पहले तो ज़रा ये सोचें कि अपने ही मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, यानी इस्लामाबाद से पाड़ा चिनार जाने के लिए लोगों को ऑफिशियल आर्म्ड एस्कॉर्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर सोचें कि इसके बाद भी हमले होते हैं और दर्जनों जानें जाती हैं, और फिर इसके रद्द-ए-अमल में मज़ीद हमले और बड़े पैमाने पर तबाही और नक़ल मकानी। तो इस वक्त इस इलाके में आखिर हो क्या रहा है, और क्या हुकूमत भी इस सूरत हाल में एक स्टेक होल्डर है? मैंने BBC उर्दू के अजीज़ुल्लाह खान से बात की और पहले यही पूछा। बुनियादी तौर पे कुर्रम का इलाका तो जो सेक्टेरियन हवाले से या ट्राइबल फ्यूड्स के हवाले से यहाँ पर तो झड़पें भी हुई हैं, माजी में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो 12 अक्टूबर के बाद से हो रहा है दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। महीना डेढ़ ये रास्ते बंद रहे, पानी, वहाँ पर जो फ्यूल है, खुराकी अशिया, ये भी पाबंदी हो गई, लोग नहीं ला पा रहे थे। मुश्किल से जब इसको खोला गया तो फिर वहाँ पर एक कानवाय पे अटैक हो गया। जब कानवाय पे अटैक हुआ तो अगले ही रोज उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया और फिर वहाँ पे हलाकतें हो गई हैं। और अजीज, इस बार जो एस्केलेशन हुई है, ये जो मौजूदा तशद्दुद है जिसका आपने जिक्र किया, इसमें कुछ नए और वरीइंग एलिमेंट्स भी हैं, है ना? कानवाय के ऊपर जो अटैक हुआ है ये बहुत ब्रूटल किस्म का अटैक था, जिसमें खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, हर किस्म के, कोई इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग थी उस कानवाय के ऊपर, और वो उसकी कोई कानवाय की भी कोई पूरी सिक्योरिटी नहीं थी। ये कोई 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का रास्ता बनता है और इसमें पुलिस 200 गाड़ियों के लिए एक गाड़ी रखी हुई थी या 2 गाड़ियां थी जिसमें 4 बंदे बैठे हुए थे। उसके अलावा फिर जब दूसरे दिन झड़प हुई तो उस झड़प में जब अटैक हुआ बगन के इलाके में, तो वहां पर बाकायदा खवातीन को किडनैप करके लेकर गए, खवातीन पे अटैक हुआ, लोगों को बहुत ब्रूटली मारा गया, बहुत सीवियर किस्म के अटैक्स हुए।
तो ये ऐसी चीजें थीं कि जो माजी में कम ही देखी गई हैं। अब वहां पर मकामी लोग ये कह रहे हैं कि खवातीन पे अटैक या खवातीन को किडनैप करना, ये ऐसे एलिमेंट्स बने हैं कि जिसकी वजह से मामलात को कंट्रोल करना अब हुकूमत के लिए भी शायद मुश्किल हो। कुर्रम में जो हो रहा है, इसे समझने के लिए इस इलाके की तारीख और इसकी जोग्राफी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की शुमाल मगरबी सरहद पर वाक़े इस इलाके का जोग्राफिया और इसकी आबादी इसे मुनफरिद बनाते हैं। 2023 के सेंसस के मुताबिक ज़िला कुर्रम की कुल आबादी 7,85,000 है और इसका कुल रकबा 3,380 स्क्वायर किलोमीटर है। पाड़ा चिनार इसका मरकजी शहर है। ये जिला 3 हिस्सों में तकसीम है, यानी अपर कुर्रम, सेंट्रल और लोअर कुर्रम। अपर कुर्रम में अहले तशी अक्सरियत में है और लोअर कुर्रम सुन्नी अक्सरियती इलाका है। कुर्रम का लफ्ज़ दरियाए कुर्रम से मंसूब है, जो जिले के अतराफ से गुजरता है। इस इलाके को कोह सफेद का पहाड़ी सिलसिला अफगानिस्तान से जुदा करता है। अगर आप मैप पर देखें तो जिला कुर्रम 3 तरफ से अफगानिस्तान से और एक जानिब पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। कुर्रम को बाकी पाकिस्तान से जोड़ने वाली वाहिद सड़क, जो अपर कुर्रम से हंगू की तरफ जाती है, इस पर सफर इस कदर मुश्किल हो गया है कि इसे मौत की सड़क कहा जाता है। अपर कुर्रम का जो रास्ता है वो आता है लोअर कुर्रम से गुजर के जाता है। माजी में ये होता था कि अगर ये रास्ता बंद हो जाता था, इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाती थी, तो ये अफगानिस्तान जाते थे और अफगानिस्तान से वापस फिर टर्न होके पाकिस्तान में दूसरे साइड पे दाखिल होते थे और ये इस तरफ आते थे। क्योंकि इस रास्ते पे जो मुखालिफिन हैं वो बैठे होते हैं, तो इनको ये खतरा होता है कि अगर हम यहाँ से गुजरेंगे तो हम पे अटैक हो सकता है, और उस अटैक की वजह से वो लोग अपने इलाके में महदूद होकर रह जाते हैं, वो वहां से निकल नहीं सकते। इस वजह से इस सड़क पे मुताद्दिद हमले भी हो चुके हैं। उसमें सिंगल टारगेट किलिंग हो गई, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक हो गए, उसमें जो अहले तशी हैं जो गुजरते हैं उन पे, या जो अहले सुन्नत के लोग अहले तशी के इलाकों से गुजरते हैं तो उन पे हमले। तो ये हमले इस हवाले से इस इलाके को काफी अहमियत फिर हासिल हो जाती है। जिला कुर्रम 2018 तक कुर्रम एजेंसी कहलाता था। यहाँ फिरका वाराना फसादात की तारीख तकरीबन 100 साल पुरानी है। 1938 में अनडिवाइडेड इंडिया में लखनऊ में होने वाले शिया सुन्नी फसादात ने कुर्रम में भी फसादात को ट्रिगर किया। फिर 1967, 1971, 1977 और 1982 में भी बड़े फिरका वाराना फसादात हुए। पाकिस्तान की तारीख के सबसे शदीद फिरका वाराना फसादात यहीं 2007 में हुए, जब पहली मरतबा फरीकैन ने एक दूसरे के देहातों पर हमले करके सैकड़ों मकानात जला दिए और शिया सुन्नी आबादी को अपने ही इलाकों से बेदखल किया गया। सरकारी फिगर्स के मुताबिक सिर्फ 4 बरस में 1600 से ज़्यादा अफराद इन फसादात में हलाक हुए, लेकिन कबायली अमायदीन के मुताबिक ये तादाद कहीं ज़्यादा थी। और इसके बाद भी टेंशन्स कम नहीं हुए। मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जाहिद अली से बात की और उनसे पूछा कि इस सारे मसले में फ़िरक़ा वारियत का कितना बड़ा किरदार है। इसके रूट्स हैं, इसकी जेनेसिस हैं। एक तो हमारी मिन हैसुल कौम जो तकसीम दर तकसीम का शिकार हम आ रहे हैं मुख्तलिफ़ मसलक में, मुख्तलिफ़ कौमियतों में, तो उसका भी असर भी है और इम्पेक्ट भी है और रोल भी है। एक मसला होता है एक रीजन में या ज़मीन पे या शामिलात पे या पहाड़ी मामलात पे, तो उसको ऑटोमेटिकली ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या वहाँ के हमारे उलमा जो फ़रीक़ैन के उलमा हैं या दूसरे सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, तो उसको अपनी ज़ाती या ग्रूही मफाद के लिए या अपने हक़ में सपोर्ट ग्राउंड पैदा करने के लिए वो उसको मसलक या मज़हबी रंग देते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो हमारी नई नस्ल है जिसको इतना आइडिया और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि भाई इसमें कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कौन कौन से ममालिक की अपनी स्टेक्स हो सकती हैं, तो वो नेचुरली उसके ज़िम्मे में आ जाते हैं। पर बात सिर्फ शिया सुन्नी की नहीं, बहुत से एक्सपर्ट्स फसादात की वजह फ़िरक़ा वाराना तक़सीम के साथ साथ यहाँ की सोना उगलती हुई ज़मीन को भी बताते हैं। मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें बज़ाहिर शिया और सुन्नी अक्सरियती क़बाइल के दरमियान एक लैंड डिस्प्यूट में पाई जाती हैं। इस सारी तस्वीर में शिद्दत पसंद तंजीमें कहाँ फिट होती हैं? हमारे साथी रियाज सुहेल ने इस बारे में काफ़ी रिसर्च की है। मैंने उनसे बात की और पहले ये पूछा कि पाड़ा चिनार में क्या वाकई किसी शिद्दत पसंद तंजीम के मुलव्विस होने के सबूत मिले हैं? जब भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो यकीनन कोई मुनज़्ज़म ग्रोह ज़रूर होता है, कोई ना कोई लीड ज़रूर कर रहा होता है जिसकी क़यादत में ये सब कुछ हो रहा होता है। और जिस तरीके से फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल सामने आता है तो उसके से तो यही लगता है कि
کوئی گروہ یا کوئی لیڈر ہے جو اس کی قیادت کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے جب پہلے قافلے پہ حملہ ہوا اور اس کے فوری رد عمل میں جو بغن میں جو کارروائی ہوئی، دکانیں جلائی گئیں اور وہاں پر ہلاکتیں ہوئیں، تو اس سے یہی لگ رہا تھا. اس واقعے سے جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس نے تو لا علمی کا اور لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، تاہم جو ماضی میں اس سے جو متعلقہ گروپ ہیں، مقامی طور پر جو لشکر ہیں، وہ یقیناً اس میں اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں، مگر اس بار اس قسم کی کوئی کارروائی جو سنی شدت پسند تنظیم ہے ان کی طرف سے کوئی کلیم نہیں آیا. جو سوشل میڈیا پر ہمیں ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، جو جھنڈے نظر آ رہے ہیں، ان میں شدت پسند تنظیم زینبیون کا نام سامنے آ رہا ہے. اس بارے میں جب ہماری CTD کے حکام سے بات ہوئی تھی خیبر پختونخوا میں، ان کا کہنا تھا کہ وہ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ زینبیون کا کیا کردار ہے. اور وہاں سے تعلق رکھنے والے ایک سابق رکن قومی اسمبلی ہیں، سینیٹر ہیں ساجد توری، ان سے جب میں نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی 1% کے قریب کوئی لوگ ہوں جو زینبیون سے تعلق رکھتے ہوں، باقی مقامی طور پر وہ ان کا جو قبیلہ ہے، توری قبیلہ، وہ خود جنگجو رہا ہے اور اس قسم کے جب حملے ہوتے ہیں تو اس کی وہ مزاحمت کرتا رہا ہے. لیکن ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ مختلف تنظیموں کے نام تو لیے جا رہے ہیں پر دراصل معاملہ اتنا کلیئر کٹ نہیں ہے. من حیث التنظیم زینبیون یا فاطمیون یا مہدی ملیشیا یا حزب اللہ پاکستان کی کسی بھی جگہ پہ انکلوڈنگ پاڑا چنار میں، ڈسٹرکٹ کرم میں، یہ تنظیم موجود ہے نہیں. کچھ ایسے لڑکے ہیں جو کہ فار ایگزامپل اس قسم کا جھنڈا لہراتے ہیں جس پہ یا لبیک یا حسین لکھا ہوتا ہے یا بی بی زینب کا نام لکھا ہوتا ہے یا ایسے شیعہ مذہب کے حوالے سے نعرے لکھے ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک وہاں پر کوئی تنظیمی ڈھانچہ، کوئی آرگنائزیشن، کوئی ان کا سینٹر، کوئی ٹریننگ سینٹر موجود ایس سچ نہیں ہے. تو اس سب میں حکومت کیا کرتی رہی ہے؟ تشدد کی اس لیٹسٹ اسکلیشن کے بعد کچھ حکومتی اہلکار کرم گئے. اس کے بعد خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے مشیر بیرسٹر سیف محمد علی نے کہا کہ قبائل کے درمیان ایک ہفتے کا سیز فائر ہو گیا ہے اور وہ ایک دوسرے کے قیدیوں اور لاشوں کو واپس کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے باوجود مخالف گروہوں میں مختلف مقامات پر جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا. بنیادی طور پہ تو حکومت کی اس طرح سے ان کی جو غفلت ہے یا نااہلی ہے کہ یہ 12 اکتوبر سے مسئلہ بنا ہوا ہے. ایک زمین کے تنازع پہ یا کسی چیز پہ تھوڑا سا ایک حملہ ہوتا ہے اور پورے ضلع کرم میں پھیل جاتا ہے. جرگے بنے، سب کچھ بنے، وہاں پہ شاملات کے حوالے سے سب کچھ ہے، لیکن حل نہیں ہو پا رہا. 12 اکتوبر کے بعد سے مقامی انتظامیہ خاموش تھی، صوبائی حکومت کا کوئی بندہ اس بارے میں بات نہیں کر رہا تھا. جب یہ کانوائے پہ حملہ ہوا اور پھر جھڑپیں ہوئیں تو پھر چیف سیکرٹری اور صوبائی حکومت کے ترجمان اور ایک صوبائی وزیر یہ وہاں پر گئے اور انہوں نے ان سے ملاقاتیں کی، لیکن جو مقامی لوگ تھے وہ اس سے مطمئن نہیں تھے. ہاں، حکومت اتنے میں کامیاب ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سیز فائر ہو گیا اور جو دونوں جانب سے لاشیں تھیں، جو اس کے علاوہ جو جن کو اغوا کیا گیا تھا ان کی واپسی تھی، یہ تو مکمل ہو گئی. لیکن اس کے باوجود جھڑپیں اب بھی جاری ہیں، کوئی سیز فائر نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر سے میری 2 روز پہلے بات ہوئی تو یہ کہہ رہا تھا کہ بس ہم قریب ہیں، اب مسئلہ حل ہوا، اور اب مسئلہ حل ہوا، لیکن وہ مسئلہ ان سے اب تک حل نہیں ہو پا رہا. پاڑا چنار میں کنٹونمنٹ ہے، فوج ہے، کرم ملیشیا، FC، DC، AC سبھی ہیں. ان سب کی موجودگی میں یہاں فسادات ہوتے ہیں اور لوگ ایسے رہتے ہیں جیسے کہ 2 الگ الگ ممالک میں رہ رہے ہیں. کرم میں 100 کے قریب افراد ہلاک ہوئے، درجنوں زخمی اور اغوا ہوئے، گھروں دکانوں کو آگ لگائی گئی. یو تھنک پاکستان کے وزیر داخلہ موقع پر پہنچے ہوں گے، صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، صوبائی وزیر داخلہ، سب کی لسٹ پر یہ مسئلہ نمبر 1 ہوگا. رائٹ؟ رانگ. آپ کو پتا ہے اب تک ان میں سے کوئی بھی سینئر گورنمنٹ آفیشل وہاں گیا تک نہیں. بات پرائیورٹیز کی ہے. اسلام آباد کی سیاست، دھرنے، ٹیئر گیس، فائرنگ، یہ سب زیادہ اہم ہے. ایسا لگتا ہے کہ کرم میں ہونے والے تشدد کے بارے میں بات کرنا شاید فائدہ مند نہیں، شاید انکمفرٹیبل ہے، لیکن کرم کے بارے میں بات کیے بغیر یہ مسئلہ حل ہونے کی جگہ مزید بگڑے گا، جیسا کہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ جب تک اس علاقے میں موجود دونوں فالٹ لائنز یعنی فرقہ واریت اور زمینی تنازع کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، یہاں امن کا قیام ناممکن ہے.